Okay, so Assalamu alaikum Naeem, and first of all वालेकुम तो अस्सलाम। thank you so much कि आपने time निकाला, खास तौर पे चूंकि we have a time difference as well, तो I appreciate it a lot. Thank you so much. पहले तो ये बताएं कि क्या हाल चाल है और how is life in the US? ये हाँ, तो मेरा नाम मोहम्मद नईम है। थैंक यू उस्मान भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस द लाइफ ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन यूएसए। और यूएसए में मुझे 3-4 मंथ हो गए हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ एट वेल कॉर्नल, और अगेंस्ट द हार्ट अटैक डेवलपमेंट पे जो मेरा काम है। अच्छी है लाइफ इधर। थोड़ा टेम्परेचर कम होता है इधर। ठीक है। और दूसरा ये है कि कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो अब यहाँ पे दूसरा ये है कि फंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कि आपके काम बहुत इजीली हो जाते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी इशू होता है ना। Right. तो इट्स फाइन। थैंक यू। Good. चलें, I think that we will talk about it in detail, your experience USA में कैसा चल रहा है, but let's start from the beginning. So हम in a chronological order में चलते हैं, so it will be easier for the audience as well to follow. So first of all, I would like you to just give like a brief overview, आपकी educational journey क्या रही है अब तक, where have you been, किन किन countries से आपने मतलब research की, study किया, work किया, and like you said currently तो आपने बता ही दिया कि you are in the US, so just give us a bit of a background so then it will be easier for us to follow. ओके, थैंक यू। उस्मान भाई, मैंने जो बैचलर है वो की प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में, और वो मैंने की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो है मुल्तान से। ठीक है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, तहसील मेलसी, और मेलसी के साथ एक ना गांव है सैफन और मेलसी के दरमियान रंगीला मोड़। ठीक है, तो आई एम द फर्स्ट फ्रॉम माय फैमिली जिसने उर्दू बोलना सीखा। ठीक है, जिसने मसलन जो है पेंट शर्ट पहनना सीखा, और पहला जो बच्चा हूँ जो मसलन यूनिवर्सिटी गया और फिर आगे जो है तो बीएस मैंने यूएफ से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये आपको भी मालूम होगी, काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद फैसलाबाद से हूँ, तो even came one ओह of my वाओ, brothers, ग्रेट। he graduated from there, so of course one of the big names in agriculture and the fields you studied. उसके बाद जो है आफ्टर बीएस मैंने ये सोचा कि वो ही बार बार थ्योरी और वो चीज़ें, यूनिवर्सिटी से एमएससी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो, हाँ, बीएस के बाद आई वाज रिसर्च असिस्टेंट इन कैम। कैम एक इदारा है लाहौर के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन एडिटिंग, डीएनए पे काम करवाता है। तो फिर मेरा स्कॉलरशिप लगा सऊदी अरेबिया में, वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके अंदर मैं पहले सेमेस्टर में 4/4 आने की वजह से मैं चला गया ताइवान। वहाँ मैंने बेस्ट लैब, दुनिया की बेस्ट लैब थी, पहली 10 लैब्स में आती थी, तो वहाँ मैंने काम किया कार्डियक रीजनरेशन पे ताइवान। और उस बेस पे मैंने एक लाइन डेवलप की जो अब मेरे ख्याल 20-30 लैब्स यूज़ कर रही हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी द कैंसर, टू स्टडी द कार्डियक रीजनरेशन। उस बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई यहाँ वेल कॉर्नल के अंदर, और वेल कॉर्नल के अंदर मैं एज अ रिसर्च फेलो हूँ। और मेरा जो काम है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट हार्ट अटैक। Right. Very interesting. I think you have a lot of experience working in the Middle East and then in Asia, of course, in Pakistan, in Taiwan, and now you are in the North America. So it's a very diverse experience and it's very interesting in itself. तो इसमें थोड़ा सा जरा हमें बताएं कि I think you graduated in 2015 from UAF, from Faisalabad, right? Yeah. And then you did your masters in Saudi Arabia from 2020 to 2022.
So there is this gap of 5 years. What was happening in that time? Were you confused? Did you have to go abroad? You know, एक period होता है हर student की life में after graduation के there are challenges in Pakistan. What happened? थोड़ा सा उसको जरा explain करें. इसमें ना मेरा जो बीएस के बाद ना जो सॉरी जो मेरा जीपीए था वो थोड़ा लो था, मसलन 3.3 था मेरा जीपीए, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बाहर जाऊं और बाहर क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर ही हासिल करूं लेकिन सॉरी मेरी जो प्रोफाइल थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकता, और दूसरा ये है कि और घर वालों के पास पैसे भी नहीं थे इतने कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने जो है अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव की, और मैं टीचर था किप्स के अंदर, यूनिक के अंदर, वहाँ लाहौर में। सेकंड टाइम मैं टीचिंग करता था। फर्स्ट टाइम मैंने 1 साल या 8 मंथ, हाँ सॉरी 8 मंथ मैंने विदाउट पे कैम के अंदर काम किया है विदाउट पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू वर्क ऑन डीएनए आरएनए का स्टफ सीखना कि ये कैसे होता है, रिसर्चर्स के साथ जो है कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो मैंने वहाँ से सीखा कि बेसिकली रिसर्च क्या होती है। तो मेरा जो फील्ड था वो बेसिकली प्लांट था, और मुझे प्लांट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ह्यूमन पे ज़्यादा था। तो मैं ऐसा स्कॉलरशिप विन करना चाहता था जिसके अंदर मेरी जो स्टडी है वो ह्यूमन की तरफ हो। तो इन 5 साल के अंदर मैंने अपनी प्रोफाइल डेवलप की, मैं टीचिंग करता था। कभी कभी ख्याल आते थे कि अब तो मसलन मैंने स्कॉलरशिप नेटवर्क पे तकरीबन बताया भी है कि मैंने तकरीबन 40 स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई किया, लेकिन मेरी रिजेक्शन हुई ठीक है। लेकिन हर रिजेक्शन के बाद ना मैं सीखता था कि इसके अंदर क्या कमी थी। अच्छा, मेरी पब्लिकेशन नहीं थी, मेरी जीपीए नहीं थी, इस तरह। तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर पब्लिकेशन भी करना स्टार्ट हो गया और रिसर्च एक्सपीरियंस भी गेन किया। तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई तो मेरा स्कॉलरशिप लग गया। फिर मैंने जीपीए नीचे नहीं आने दी ठीक है, और मैंने पब्लिकेशन बहुत की। अब मेरे पास 3 पेटेंट हैं, 12 पब्लिकेशन हैं Q1 के अंदर, और अभी भी अंडर प्रोसेस हैं, और अब मैं दुनिया की टॉप लैब में हूँ राइट राइट, या वेरी थैंक गुड. यू। अच्छा, इसमें बड़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक कोर मैसेज है जिस तरह मैं इस पूरे आपके मिशन को देखता हूँ कि ये जो 5 साल का टाइम था, यू हैव वर्कड हार्ड टू फुलफिल द डेफिशिएंसीज दैट यू सॉ, कि जिस वजह से आपको लगा कि आपका बाहर नहीं हो सकता. जी जी। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, कहते हैं हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, वी विल नॉट गेट अ स्कॉलरशिप, एंड देन दे जस्ट गिव अप बेसिकली. सो यू बेसिकली आर एन एग्जाम्पल कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उन स्टूडेंट्स को जो गिव अप कर देते हैं राइट आफ्टर बैचलर्स के इट्स नॉट पॉसिबल, दे ट्राई फॉर अ ईयर एंड दैट्स इट, what should they do, just like you did, improve your profile, take courses, teach somewhere, work with someone even for free, like you might have to work for free if you have a goal, right? If you can see something. तो इसमें बताएं कि स्टूडेंट्स कॉमनली जो है वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से दे लूज देयर मोटिवेशन एंड देन दे डोंट ट्राई एनी मोर, एंड व्हाट शुड दे डू इंस्टेड बेसिकली. या वेरी गुड क्वेश्चन अच्छा, ये ना 2 चीज़ें होती हैं जो मैंने बाहर आके देखी हैं। जब मैं ताइवान में था, तो वहाँ मैंने देखी। हमारे स्टूडेंट पहली जो गलती करते हैं, जो मोस्टली करते हैं, वो ये करते हैं कि ड्यूरिंग बैचलर बीएस वो अपनी समर्स जो हैं वो समर इंटर्नशिप नहीं करते। ठीक है, अगर आप ताइवान में जाएं या यूएसए में आए तो यहाँ पहले साल ही जब वो जब वो बीएस में एडमिशन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो उस साल का समर होता है वो
उस अपने फील्ड के रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप जो कंपनीज होती हैं, जो टॉप जो लैब्स होती हैं, अभी हमारी लैब में भी एक जो है स्टूडेंट है, तो वो वहाँ जाके अपने चारों साल, चारों समर वहाँ लगाते हैं, या किसी ने एक दो कंपनी बेस्ट कंपनीज के अंदर लगा लिए, और विदाउट पे, एज अ इंटर्नशिप। और दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको विदाउट पे आपको जॉब ना दे, इंटर्नशिप ना दे। ठीक है। तो एक तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपना अपने बीएस में जो है वो जो आपके 3 साल हैं, 4 साल हैं, जो भी समर इंटर्नशिप आती हैं, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएं और वहां जाके विदाउट पे, अगर वो अगर पे करते हैं तो ठीक है, गुड है। अगर नहीं करते तो विदाउट पे काम करें। उनको पता लगता है कि एक इंडस्ट्री कैसे चलती है या लैब कैसे चलती है। एक एक जो स्टडी, जो एक थ्योरेटिकल वर्क होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो एक ना प्रॉब्लम को कैसे देखता है। जब इस तरह के स्टूडेंट जब बीएस के बाद अप्लाई करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। कुछ स्टूडेंट पेपर भी निकाल लेते हैं, एक दो पेपर भी निकाल लेते हैं। रिकमेंडेशन आपका मजबूत होता है, तो स्कॉलरशिप लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरी बात है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, अच्छा ठीक है, अब आपने बीएस को यूज नहीं किया, अगर आपका जीपीए कम है, ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप लगे, तो आपको सीजीपीए को कंपनसेट करने के लिए आपको दो चीजें करनी होंगी। एक, जो पहल जो जो नंबर वन है वो है पब्लिकेशन। और वो इम्पैक्ट फैक्टर जनरल में दो हो, तीन हो, एक हो, चाहे एक भी हो, एक दो तीन चार जितना भी, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर हो, उसके अंदर पेपर पब्लिश करें। दो करें, तीन करें, चार करें, ठीक है, जितने जितने हो सकते हैं करें। राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो, जिस तरह हमारे प्रोफेसर कहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ रिसर्चर, साइंटिस्ट, और आपकी राइटिंग स्किल जो है, इस पे आपको अबूर हासिल हो, आप इस तरह लिखें कि अगला बंदा पढ़ते ही कहे वाह ग्रेट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, हाँ, एक तो वे, दूसरा ऑनलाइन कोर्सेज करें। ऑनलाइन कोर्सिंग के लिए मैं आपको ना लिंक भी दे दूंगा। मैं खुद भी टीच कर रहा हूँ एक कोर्स, तकरीबन 3 to 4 thousand स्टूडेंट हैं। अगर कोई पाकिस्तानी है और वो कोर्स इनरोल करना चाहता है, और एंड पे उसको ना सर्टिफिकेट भी मिलेगा यूडेमी की तरफ से, वो है द क्रिस्पर कैस 9 कोर्स फॉर बिगिनर्स। और वो मैंने क्रिस्पर कैस 9 के बारे में बताया हुआ है। तो उस कोर्स ने भी मुझे ना बूस्ट दिया आगे स्कॉलरशिप और चीज़ों की सिलेक्शन में। तो ऑनलाइन कोर्सेज करें, कोर्सरा से करें, ईडीएक्स से करें, ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये बहुत मशहूर हैं। और कोर्स वो करें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हों, मसलन ईडी, एमआईटी के, और यूसी बर्कले के, ड्यूक यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ईडीएक्स पे हैं, ठीक है, और कोर्सरा पे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो वो करें और अपने फील्ड के रिलेटेड करें। और मेरे ख्याल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मसलन मैं जब कोर्स कर रहा था कोर्सरा से, तो ड्यूरिंग माय बीएस, तो एक टीचर को कंसेप्ट उसको उसको आता था, लेकिन उसको समझाना नहीं आ रहा था। तो फिर मैं क्लास के अंदर गया और मैंने वो कंसेप्ट समझाया, और टीचर ने एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर टीचर पाकिस्तान को में। ना वो, हाँ। ओके सर, वो बहुत ही बड़ी हाँ, बात है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये है उस्मान भाई, ये आप ना इस तरह दो तरीकों से आप जो है अपनी सीवी के अंदर सीजीपीए को कंपनसेट कर सकते हैं। ये आपका ना पैशन शो करता है, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है थोड़ा। आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। अगर आपने गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया, मैं जब मैं मुझे काफी सारी रिजेक्शन आना शुरू हो गई,
तो मैं अपनी कॉपी पे मैंने ये लिखा हुआ था कि आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। तो आप रोजाना का जो नया जो दिन होता है वो एक नई मोटिवेशन से स्टार्ट करें कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाए। और जो लोग इस तरह करते हैं, शायद मैंने तो काफी टाइम लगा दिया, लेकिन आप 1-2 साल में आपका स्कॉलरशिप जो है वो इजीली मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें तो कर लेते हैं, इवन दो स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल अच्छी भी है एंड नाउ दे वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स अब्रॉड एनीवेयर, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इवन चाइना हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, most of the times despite के they have good profile they don't make it most of the time, right? They get a lot of rejections, which means कि something is going wrong at some point. either इनकी application इतनी strong नहीं है या वो अपने आप को express नहीं अच्छा कर पा रहे, even though उनके CGPAs बहुत अच्छे हैं या everything is good, recommendation में mark आ गए हैं, because it's very difficult to get a recommendation letter in Pakistan. So it's another problem. तो आपको क्या लगता है, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, एनीबॉडी हु इज सिटिंग अब्रॉड राइट नाउ, आई थिंक हर किसी ने बहुत रिजेक्शंस देखी होती हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं पोजीशंस को, आइदर कॉन्टेक्टिंग अ प्रोफेसर डायरेक्टली या फिर अगर किसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको, मतलब उनमें बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए, यू नो, इफ़ दे वांट टू बी सक्सेसफुल? बिल्कुल, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी स्टूडेंट को ना गाइड कर रहा हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट के तो स्कॉलरशिप हो भी गए हैं, और वो भी उनकी उनकी जिस तरह आपने कहा कि उनका सीजीपी भी अच्छा था, उनकी प्रोफाइल भी अच्छी थी, लेकिन वो एक एक ना गलती करते हैं छोटी सी, जो उनको नहीं करनी चाहिए, और वो ये है। देखिए, मैं आपको ना एक ना मिसाल देता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ इधर यूएसए में, मैं काम कर रहा हूँ एक इशू पे। सपोज कि अब मैं काम कर रहा हूँ कि मैं हार्ट डेवलपमेंट पे मेडिसिन डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब मुझे पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के जब आप मुझे ईमेल करेंगे कि मेरा नाम उस्मान है और मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बैचलर की है, अगर आपके पास पीएचडी पोजीशन है तो मुझे दे दें प्लीज, तो वो मैंने ईमेल देखनी नहीं। ठीक है, चाहे आपका सीजीपीए 4/4 है, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाहे जो कुछ मर्जी है, मैंने आपकी सीवी और आपकी सीवी भी नहीं देखनी, आपकी ईमेल को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है, आगे मैंने देखना ही नहीं, बस। और दूसरी ये है कि कुछ कुछ बच्चे समझते हैं हमारी ईमेल्स स्पैम में जाती है। नहीं नहीं, ईमेल्स आपकी पहली बार उसको लाजमी जाती है, ठीक है। और अ, उसके बाद क्या है, अगर आप मसलन उस्मान, आप लिखते हो कि मैंने बैचलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है या मास्टर मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है, और आप डायरेक्ट आते हो कि मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये रिसर्च की है और ये जीन डिस्कवर किया है जिसकी वजह से ये जीन आगे, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, और थोड़ा सा आप पेपर का रेफरेंस भी देते हैं और उसकी स्टडी का भी रेफरेंस देते हैं, अकॉर्डिंग टू यूर रिसर्च, ठीक है। तो ये जीन क्रुशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट द हार्ट अटैक, और मेरा जो फ्यूचर गोल है इसी जीन पे और कुछ इससे रिलेटेड जीन मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ इस टेक्निक के जरिए, कि आगे जाके मैं एक ना मेडिसिन अगेंस्ट द हार्ट अटैक पे मसलन जो है वो डेवलप कर सकूं। इसमें आपका सीजीपीए 2.1 भी है, वो आपको, अगर आप मरीख पर भी बैठे हैं वो आपको बुला लेगा। ठीक सो है। जैसे मैं समझाऊं, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने अपने आप को सेल करना है, आपने हाँ एक बिल्कुल। स्टोरी सुनानी है कि जो अगला सुनने को तैयार है, पढ़ने को तैयार है और आपसे और पूछने को तैयार है उस बारे में। हाँ, और वो स्टोरी उसकी लैब के अलाइन हो, ठीक है। मसलन आप अगर इंजीनियरिंग के हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है टू मेक द ऑटो मोबाइल्स इस तरह, तो आप लिखेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस ये है
और मैंने ऑटोमोबाइल के अंदर ये काम किया है, और मैं मजीद इस आप वो जिस इशू पे काम कर रहा है, आप उसके बारे में पहले 1 हफ्ता लगाएं और पढ़ें कि इस इशू को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एक आइडिया हो, चाहे वो काम ना करे, ठीक है ना। आप उसको एक आइडिया देते हो कि मैंने ये किया है, और मैं इस ये जो इशू है इसको इस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो वो आपको लाजमी ले लेगा। वो 100% बात है, चाहे आपका जीपीए 2.1 हो, 2.5 हो, जो मर्जी हो, चाहे आपकी आपकी थोड़ी बात पब्लिकेशन हो या थोड़ा बात रिसर्च वर्क हो, अलाइनमेंट जितनी होगी उतने आपके चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। हमारे बच्चे क्या करते हैं, काफी स्कॉलरशिप नेटवर्क पे उन्होंने ईमेल ना वो लिखी होती हैं और शेयर की होती हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि मेरा नाम अमीना जास्मीन है, मैंने जीपीए 4/4 ली, उसको जीपीए से कोई लगाव नहीं ठीक है, और मैं गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और आपकी लैब में अगर कोई पोजीशन है तो दे दें। ये नहीं होता, ये नहीं होता ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बातें, तो एक जो पैरामीटर है वो बार बार आ रहा है, वो है जीपीए या सीजीपीए का। तो इसके बारे में जरा अपना आप बताएं पर्सनल एक्सपीरियंस से कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस कि सीजीपीए मैटर करता है या नहीं करता। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, सीजीपीए मैटर रखता है, जो मोस्टली जब आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, मास्टर के लिए जब आप अपना बाहर करते हैं, तो वो एक ना कट ऑफ होता है, उन्होंने रखा होता है कि हमने 3.7 से ऊपर या 3.5 से ऊपर ही एप्लीकेशन देखनी है, ठीक है। लेकिन जब आप पीएचडी के लिए करते हैं ना, तो फिर सीजीपीए की थोड़ी वैल्यू कम कम हो जाती है। उसके अंदर मेन चीज जो आपका आ जाती है, वो आपकी पूरी प्रोफाइल देखते हैं, आपका रिसर्च बैकग्राउंड देखते हैं, आपकी किस टेक्निक के अंदर एक्सपर्टीज है मसलन यहाँ जो हमारी इधर जो है, मैं उसके साथ भी एक और पाकिस्तानी है इधर, वो एमआईटी की ग्रेजुएट है, वो अल्गोरिदम मॉडलिंग पे काम करती हैं कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस में। तो उसने एमआईटी से बैचलर करके उसने काफ़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इधर टॉप यूनिवर्सिटी में, और उसका काफ़ी यूनिवर्सिटियों से रिजेक्शन हुई। कॉर्नल में उसकी एक्सेप्टेंस इसलिए हुई कि उनको एक बंदा चाहिए था जो अल्गोरिदम मॉडल्स बनाता हो ठीक है, मतलब एक स्किल, ठीक है। जब कुछ इस तरह भी होता है, पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाता है, आप वो प्रोफेसर जब आपकी होल प्रोफाइल देखता है तो देखता है अच्छा इस बंदे को ये स्किल आती है, ये स्किल मेरी लैब के लिए बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। पीएचडी में आपको प्रोफेसर सैलरी देता है, ठीक है, पीएचडी इज लाइक अ जॉब इन यूएसए। मसलन जो एवरेज जो सैलरी है यूएसए में वो 32,000 है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये थोड़ी आईवी लीग हैं, तो इनकी 50,000 है, 50,000 पर ईयर। तो ये है, तो वो प्रोफेसर आपको सैलरी देता है अपनी फंडिंग से, तो उसको वो बंदा चाहिए जो बंदा रिसर्च प्रॉब्लम को देख सके, और रिसर्च और एक जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, उसको वो कैसे कंसीव करता है, एक प्रॉब्लम को वो कैसे देखता है, और प्रॉब्लम का जो बैकग्राउंड है उसका वो डाटा एनालिसिस कैसे करता है, और एक हाइपोथेसिस कैसे पेश करता है, ये चीज बहुत है ठीक है। मास्टर में सीजीपीए, मास्टर स्कॉलरशिप के लिए सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, उसके साथ अगर 1-2 पब्लिकेशन भी आपकी हो जाती हैं, तो फिर तो आपकी प्रोफाइल जो है बहुत ऊपर चली जाती है। और पीएचडी में सीजीपीए की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, आपकी होल प्रोफाइल देखी जाती है, आपकी स्किल देखी जाती हैं, आपके पेपर्स देखे जाते हैं, आपने किन किन प्रॉब्लम्स पे, किन किन मास्टर के अंदर किस थीसिस पे, किस मसले पे काम किया है, वो देखा जाता है, और प्रोजेक्ट्स कितने पे काम किया है वो देखा जाता है। तो होल प्रोफाइल देख के तो फिर आपकी सिलेक्शन की जाती है। और सही। आपने देखा होगा
काफी सारे स्टूडेंट जिनका जीपीए काफी अच्छा होता है, पीएडी में उनकी रिजेक्शन हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि उनके पास रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता उनके पास। अगर रिसर्च बैकग्राउंड, अगर इंजीनियरिंग में जाए तो वहां रिसर्च बैकग्राउंड के साथ साथ जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसको पता हो कि अप टू डेट प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे फील्ड की प्रॉब्लम क्या है, और वो उसके अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। और काफी बच्चों को ये नहीं मालूम होता, वो सिर्फ वो थ्योरेटिकल ही रहते हैं, तो किसकी वजह से वो रिजेक्शन हो जाती राइट। है। बड़ा आपने मतलब कि क्लियर किया इस क्वेश्चन के आंसर को, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस जो है वो भी समझ चुकी होगी अब कि जी CGPA इम्पोर्टेंट है, बट कहाँ इम्पोर्टेंट है। इट्स हाँ इम्पोर्टेंट टू नो बिल्कुल। दैट वेयर इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन को ज़रा स्विच करना चाहूँगा एक अलग टॉपिक की तरफ। वो ये है कि बिकॉज यू हैव वर्कड इन दी सऊदी अरेबिया, आपने ताइवान में भी काम किया, पाकिस्तान में भी रिसर्च की, एंड नाउ यू आर डूइंग रिसर्च इन यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस हैव यू फाउंड इन सऊदी अरेबिया? रिसर्चर्स का क्या माइंडसेट है, ताइवान में लोग कैसे हैं, रिसर्च को कैसे देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वैल्यूज इन ताइवान, इन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके, also USA, now you are in Ivy League University which is a famous kind of brand, let's say. तो व्हाट डू यू थिंक के क्या डिफरेंसेस हैं रिसर्च एनवायरनमेंट में और माइंडसेट में, क्या डिफरेंस है एज यू मूव फ्रॉम एशिया टू अमेरिका व्हेन इट कम्स टू रिसर्च? ये आपने बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा और अच्छे टाइम पे पूछा है। ठीक है। ये उस्मान भाई इस तरह है कि हमारा जो है वो हमारी मैं मैं अक्सर ना बच्चों को कहता हूँ पाकिस्तान के, पता नहीं ये मैं कहता हूँ और पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं उनको कहता हूँ बैचलर करके पाकिस्तान से मास्टर ना करें। हाँ, अगर आपकी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मसलन किस तरह नस्ट है, लम्स है, वहाँ थोड़ा अच्छा काम हो रहा है कैद आजम में, लेकिन और जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ थ्योरी है, रट्टा है, और हर चीज़ वही चीज़ें हैं जो आप ना बैचलर में बार बार पढ़ते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की जो मसलन रिसर्च की, मैं आपको एक ना छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं ताइवान के अंदर जो है, अच्छा क्रिस्पर कैस9, अगर यहाँ बायो वाले अगर ये बात हमारी डिस्कशन सुनेंगे तो उनको पता होगा, क्रिस्पर कैस9 एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट डिस्कवर हुई है 2011-12 में, और उसको नोबेल प्राइज मिला है सन 2020 में। दुनिया की वह टेक्नोलॉजी है जिसने 10 साल के अंदर ही नोबेल प्राइज विन किया। तो ये एक ये इसमें जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ना, ये इंसान मसलन चींटी से लेकर हाथी तक वो जीन से कंट्रोल होती हैं। शायद आपने जीन का वर्ड सुना होगा। जीन, वो पूरी जीन से कंट्रोल होती हैं, डीएनए के ऊपर जो जीन होता है, और इस जीन को कंट्रोल करती है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप किसी भी जीन को कंट्रोल कर लें किसी भी लिविंग थिंग के अंदर, तो दैट इज अ गुड रिसर्च, और मेरा अभी इसी पे काम है। तो मैं ताइवान में था, तो मैं वहाँ जीन एडिटिंग और क्रिस्पर कैस9 पे काम कर रहा था। हम एक दिन हम शाम को चीज़ें ऑर्डर करते और वो सुबह हमारी टेबल पे होती। ठीक है। तो मैंने एक पाकिस्तान में एक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है या काउंसिल है, NARC, शायद आपने भी सुना हो। वो पूरी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पॉलिसीज को देखता है, रिसर्च को देखता है। तो वहाँ एक साइंटिस्ट थे, तो उनसे उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा भी आप क्रिस्पर कैस9 यूज कर रहे हैं? उसने कहा हाँ हम कर रहे हैं, 6 मंथ हो गए हैं, अभी हमने किट का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है। और 6 मंथ में मैंने थीसिस का 80% काम कर लिया था वहां। तो अब ये भी है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा इश्यूज हैं रिसर्च के हवाले से, और मसलन टेक्नोलॉजी के हवाले से, और कंप्यूटेशनल का मुझे नहीं पता, कंप्यूटेशनल साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे फील्ड का जो बायोलॉजिकल रिसर्च है, जो मेडिकल की रिसर्च है, या एक प्लांट्स की रिसर्च है, उसके हवाले से काफ़ी काफ़ी मुश्किलात होती हैं।
रिसर्चर्स को हमें एक छोटी सी चीज़ मंगवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और आपको उस्मान भाई, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जो हमारे फील्ड की रिसर्च है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट है। ठीक है, काफ़ी काफ़ी यहाँ काफ़ी बच्चे होंगे जो जो ये बात मेरी ना मसलन सुनेंगे और उनको अच्छी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं। 99% लोग एक्सेप्ट करते हैं वो कॉपी पेस्ट है। वो मास्टर का थीसिस करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। शायद पीएचडी में कुछ करते होंगे, लेकिन वैसा नहीं करते जिस तरह दुनिया एक दूसरे को compete कर रही है। जब मैं ताइवान के अंदर गया तो मैंने जब देखा कि वो लोग कैसे काम करते हैं और वो लोग मसलन रिसर्च को, एक प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और वो किस तरह दुनिया के साथ compete कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में भी फंडिंग बहुत अच्छी है, वहाँ भी अच्छी रिसर्च हो रही है, लेकिन क्वालिटी की जो रिसर्च है वो आपको ताइवान में, चाइना में, यूएसए में मिलेगी, और भी मसलन यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये जो है, यहाँ एक एक बात मैं आपको बता दूं इसके, ये मेरे माइंड में बात आई है। जहाँ जो भी पाकिस्तानी जो मेरी बात जो है वो मसलन ये जो लेक्चर ले रहा है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी पीएचडी टॉप 50 या टॉप 100 यूनिवर्सिटियों से करें, क्यूएस रैंकिंग से। आप टॉप 50 का आप जो है बजट उठा के देख लें, क्योंकि रिसर्च डायरेक्टली लिंक्ड होती है बजट से। बजट अच्छा है, आपको हर चीज मिलती है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, एक इनोवेटिव जो है सोल्यूशन लेके आते हैं। पाकिस्तान में क्वालिटी की, टैलेंट की, बच्चों की माइंड जो मसलन थिंकिंग की जो क्वालिटी है वो कोई कम नहीं है। सिर्फ जो चीज कम है वो है बायोलॉजिकल साइंसेज में, कंप्यूटर का मुझे नहीं पता। ठीक है, जो चीज कम है वो है सिर्फ और सिर्फ फंडिंग। हमारे यहाँ, मैं जहाँ एक दिन में 4 दफा पीसीआर करता हूँ, हमारे यहाँ एक बच्चा मास्टर का हमारी यूएफ यूनिवर्सिटी में पीसीआर जब करता है ना, उसे 1 मंथ लग जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से साइन लेने पड़ते हैं। मसलन जहाँ से लेने हैं साइन, डायरेक्टर से लेने हैं, इससे लेने हैं, और फिर चीज़ों को ऑर्डर करना, फिर बाद में आना। और पीसीआर इज अ सिंपल, जहाँ यूएसए में मैट्रिक के स्टूडेंट पीसीआर कर रहे हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट, मसलन एक सिंपल सा एक रिएक्शन होता है, डीएनए को एम्पलीफाई करना होता है, अपने रिजल्ट एनालाइज करने होते हैं। तो मेन जो चीज है, ये फंडिंग का भी इशू है। यहाँ फंडिंग बहुत ज्यादा है। जिस तरह अब जो रिसेंटली जो बजट अप्रूव हुआ है वो 80 बिलियन रुपीज हैं शायद ना, पाकिस्तान के एजुकेशन के। इतना जहां हमारे एक डिपार्टमेंट का बजट है। ठीक है, वो एक जैसे कहते हैं डिपार्टमेंट कि का बजट। इंडिया की एक स्टेट का जीडीपी जो है वो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। तो हाँ वो बिल्कुल हमारे जरा बिल्कुल। इकोनॉमिक चूंकि इशू की रूट ही कहीं अलग है, तो रिसर्च तो जैसे एक डिवीजन है जो अफेक्ट हो रही है, बट इकोनॉमिकली हाँ वी सफर अ लॉट, लेट्स से, कि जिसकी वजह से हाँ रिसर्च इज वन थिंग विच गेट्स इम्पैक्टेड। अच्छा, इसमें एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ फंडिंग का तो इशू है, विच इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम वेरी अदर बिग प्रॉब्लम्स। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है कि इससे साइन करवाने हैं, उससे अप्रूव करवाना है, इससे अप्रूव करवाना है, वो एक अलग एक हेडेक है कि एक स्टूडेंट जो हेडेक है, है उसकी पूरा बिल्कुल। मास्टर थीसिस ब्यूरोक्रेटिक की प्रोसेसेस में गुजर जाता है, और जो हाँ असल काम है वो उसने फिर कब करना है। वो तो वहाँ पे मतलब आप समझे कि यूं है कि वो आपको पीएचडी या मास्टर थीसिस इसमें ही करवा रहे हैं कि आपने पेपर वर्क कैसे करना है, हाँ बिल्कुल इस तरह ही है। जो कि एक बड़ी इस तरह सैड रियलिटी इस है। तरह ही। और मतलब एक होता है ना कि रिसर्च जो है ये कोई एक एक जॉब नहीं है कि जो आपने मतलब एक मुश्किल, मतलब आपको कोई काम था आपने वो कर लिया। रिसर्च इज मोर लाइक कि आपने एक्सप्लोर करना है, बैठना है, सोचना है, फिर चीज़ें करनी है, ट्राई करनी है, होंगी नहीं होंगी, आइडियाज़ जनरेट होंगे, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन वो एक कल्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि रिसर्च के लिए एक आपको इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आपको एक प्रॉपर कोलैबोरेटिव सपोर्ट चाहिए होती है अपने कोलीग्स की तरफ से, सुपरवाइजर्स की तरफ से। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में फंडिंग तो लैग करती है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस तो अलग हैं, लेकिन एक जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि एक रिसर्च प्रॉस्पर करे,
वो भी आई थिंक कि बहुत हद तक लैग करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में फिर मोटिवेशन भी नहीं होती, और फिर यू सी के एंड प्रोडक्ट भी कुछ नहीं निकलती, फिर इट्स इन फ्रंट ऑफ यू के जो रिसर्च हम करते हैं व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ इट। जैसे आप कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, और अब चैट जीपीटी के आने के बाद तो वो कॉपी पेस्ट भी एक हाँ नेक्स्ट लेवल पे जो है वो चले गई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो माइंडसेट है, जो इन्वायरमेंट है, इसके लैक करने की क्या वजूहत हैं हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटीज़ में? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप ना पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस तरह और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के या कैद आज़म यूनिवर्सिटी के और जो BZU के या IUB के, ठीक है, जितने प्रोफेसर हैं इनकी आप साइटेशन उठा के देख लें। उन्होंने पता क्या किया हुआ है, उन्होंने मतलब तू मेरी साइटेशन, तू मेरा पेपर साइट कर दे, मैं तेरा पेपर साइट कर देता हूँ। इस तरह मतलब सेल्फ साइटेशन, एक स्टैटिस्टिकल डाटा के मुताबिक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट में सेल्फ जो साइटेशन है वो 80% से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, आपने तो एक ना अच्छी चीज़ बता दी कि कल्चर जो हमारे यहाँ जो एक रिसर्च कल्चर है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटियों में कुछ प्रोफेसर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम वो हम इस तरह कह सकते हैं कि वो अच्छा काम मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। वो क्योंकि काफ़ी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। एक तो फंडिंग का इशू होता है, दूसरा एक सोशल भी फैक्टर है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में था ना, मैंने जो अपने अंदर तब एक ना चेंज देखी ना, जब मैं ताइवान में गया या USA में आया। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम करने से डरते हैं। मसलन पता नहीं ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। और वो डर जो है मेरा ख़त्म हो गया जब मैं ताइवान गया। ताइवान और USA में उल्टा है, वो कहते हैं मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मसलन यहाँ मैं गलती करने से अब ना डरता नहीं हूँ। अगर मेरा एक जो है एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए तो मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ये हम डरते हैं थोड़ा ना, लेकिन आप ना बाहर आके आप गलती इस जो है मिस्टेक जो है वो कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और मिस्टेक से आप जितना सीखो आप मसलन ना। तो वहाँ जो है ये भी इशू है, हमारा कल्चर जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारी बातें हैं जो वो मसलन जो एक 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 बंदा जो है अगर वो अच्छा काम कर रहा हो, मसलन सपोज किया USA की यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे PhDs करके वापस जाते हैं, और वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में 2 साल भी नहीं लगा सकते और वापस US से आ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, और मैं कुछ को जानता भी हूँ पर्सनली जो मसलन जो पाकिस्तान गए और उनको वो चीज़ मिली नहीं। मसलन वो कहते हैं कि वहाँ ये माइंडसेट ही नहीं है, वहाँ सिर्फ माइंडसेट क्या है, सिर्फ टीच करना बस, टीच करें, कोई इनोवेटिव ना सोचें, और टीच भी वो करें आप जो पिछले कोई जो एडवांस कंट्रीज में एब्सोल्यूट हो चुका है, खत्म हो चुका है वो नॉलेज, ठीक है। तो ये भी इशू है बिल्कुल काफी बिल्कुल, सारे। ऐसे वो जैसे हाँ कहते हैं कि अब लैपटॉप्स में जो है वो CD-ROM जो है वो उसकी प्लेस नहीं आती मॉडर्न लैपटॉप्स जो हाँ है उसमें। हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ वो बिल्कुल। अभी फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, हाँ, सिंपली आप टेक्स्ट फ्लॉपी बुक्स डिस्क उठा के पढ़ा रहे देख हैं, लें। बिल्कुल। फ्लॉपी ओहो, डिस्क जो है वो तो मतलब CD-ROM से भी पिछली टेक्नोलॉजी है, और अब CD-ROM भी जो है वो ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन हम अभी हाँ फंसे हुए हैं कोई वो पिछले 50s 60s 70s के दौर में ही। तो खैर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनीवेज के वी होप के इन द फ्यूचर थिंग्स गेट हाँ, बेटर। फ्यूचर। हाँ, पहली चीज तो यही है कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई हो जाना, ये भी 50% सोल्यूशन है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम जिस तरह बात कर रहे हैं, कुछ और लोग बात करेंगे जो जो हमारी बात को सुनेंगे, वो आने वाले 10 सालों में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कोई पॉलिसीज में आएगा। तो इंशाल्लाह जो है वी होप कि हम भी
कल को साउथ कोरिया के साथ compete कर रहे हो और इस तरह, तो अच्छा मसलन रिसर्च के अंदर अच्छा हो, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, जी सो जी मैं बस अब इसको इंशाल्लाह। कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी डिस्कशन को हाँ कि हाँ लंबी हो जाए। एट द एंड आई वुड जस्ट वांट यू टू गिव एक जनरल एडवाइस कह लें या फिर एक ओवरव्यू कह लें कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं हु वांट टू बी वेयर यू आर राइट नाउ, लेट्स से, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम, थैंक क्या यू। चीज़ें हैं जो उनको टॉप ऑफ द टॉप लिस्ट में अपनी रखनी चाहिए? जनरल एक एडवाइस आप स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, स्कॉलरशिप्स के बाहर आना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनको वो अपना मतलब बिल्कुल फोकल पॉइंट बनाएं एंड सो दैट दे कैन बी सक्सेसफुल? गुड क्वेश्चन। पहले नंबर पे जो है वो जो मैं कहूँगा, पहले नंबर पे आपके अंदर जज्बा हो। ठीक है, गिव अप ना करने का। जो स्टूडेंट बाहर बाहर आना चाहते हैं और जो स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं स्पेसिफिकली ना, उनके अंदर जज्बा हो। आपने गिव अप नहीं करना। आप शुरू शुरू में बंदे को ना नहीं पता होता कि स्कॉलरशिप क्या है, जिस तरह हमें भी नहीं पता था कि स्कॉलरशिप क्या है और प्रोफेसर को ईमेल कैसे करते हैं। तो एक चीज़ आपने स्टूडेंट्स ने अपने माइंड में रखनी है कि सीखना है। ये जो है ना, स्कॉलरशिप विन करना, ये एक अलग साइंस है। इस साइंस को आपने सीखना है। ठीक है, और ये जो आपकी यूनिवर्सिटियों में टीच नहीं की जाती। और मैं किस तरह, मैं आपको एक ना बात बताऊं, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 1500 लोग हैं और हर दूसरा दूसरा आदमी चाइनीज है और हर तीसरा आदमी इंडियन है और पाकिस्तानी हम सिर्फ 2 हैं। ठीक है, पाकिस्तानी हम सिर्फ 2 हैं, एक मेरे डिपार्टमेंट में और एक और डिपार्टमेंट है न्यूरो साइंस का, उसके अंदर। तो पहले नंबर पे ये है कि पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हम आईवी लीग, हार्वर्ड, कार्नल जो है, जो दूसरा जिस तरह एमआईटी है, वहाँ हम जा नहीं सकते। मसलन हमारी नहीं, आप जा सकते हैं। आपको प्रॉपर जो अगर गाइड किया जाए तो आप लाजमी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वो है जज्बा। ठीक है, दूसरी है गाइडेंस और सीखना। आप सीखें कि एक प्रोफेसर को अच्छी ईमेल कैसे की जाती है। जिस तरह हमने पहले पहले डिस्कस किया कि अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपकी रिसर्च उसकी रिसर्च के साथ 50% भी अलाइन कर रही होगी ना, और अगर आप बांग्लादेश में और कहीं भी बैठे होंगे, वो आपको बुला लेगा। ठीक है, वो आपको बाद में पीएचडी भी दे देगा। कोई रिसर्च असिस्टेंटशिप पे वो आपको लाजमी बुला लेगा। क्यों? आप उसके आपके इशू के अंदर सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि सीखें कि एक अच्छी ईमेल कैसे की जाती है। ठीक है, प्रोफेसर्स के साथ, और अपना सीजीपी अच्छा रखें। अगर आप मास्टर में आना चाहते हैं तो सीजीपीए अच्छा रखें। और दूसरा ये है, जो मैं मसलन ना, तीसरी बात वो ये है कि जो मैं स्टूडेंट को देना चाहता हूं और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, वो ये है, यूनिवर्सिटी की किताबों से बाहर निकलें। ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टीच कर रही हैं जो 50% एब्सोल्यूट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटियों की किताबों से बाहर निकलें और देखें कि आपके फील्ड जहां आप जा रहे हैं, आपके फील्ड के इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब ये जो इंसान है ना, ये बेसिकली ये पूरी पूरी जो दुनिया है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे मसलन चलती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो नेचर आपको उसके उसके बारे में गाइड करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये है। और जो जो बच्चे जो जो बच्चे जो हैं बीएस कर रहे हैं, वो अपनी इंटर्नशिप जो है हर साल जो समर को वेस्ट ना करें, इंटर्नशिप करें, विदाउट पे करें। ठीक है, और जो बीएस के बाद ड्यूरिंग बीएस जो यू ग्रेड स्कॉलरशिप आता है चाइना का,
यूएसए का, सॉरी, उसके अंदर अप्लाई करें। वो एक्सचेंज प्रोग्राम है। इंटर्नशिप काफी ज्यादा आती हैं, मिलियंस आती हैं यूएसए के अंदर, तो वहां जाएं और वहां अप्लाई करें। OIS की एक इंटर्नशिप है, चाइना की इंटर्नशिप है, ठीक है। और दूसरा ये और चौथी बात ये है कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना चाहते हैं कि मैं मसलन इस फील्ड के अंदर एक इनोवेटिव साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, तो राइटिंग और इनोवेटिव थिंकिंग पे काफी ज्यादा जोर दें, ठीक है। अच्छे पेपर लिखें। पहले तो आप पेपर लिखेंगे, वो मतलब थोड़े इम्पैक्ट फैक्टर वाले होंगे, तो फिर जो भी लिखें, जो भी आपके माइंड में आइडिया है, जिस तरह एक रिसर्च का एक आइडिया था, पब्लिश और पेरिश, जो भी आइडिया है, थोड़ा मसलन रिव्यू लिखें उसको ना पब्लिश करने की। और मेन बात, टीचर आपको कभी गाइड नहीं करेगा, प्रोफेसर आपको कभी नहीं गाइड करेगा, आपने खुद प्रोफेसर को ये बताना है कि सर मैंने ये करना है, तो फिर वो आपके पीछे लगेगा और आपकी ना हेल्प करेगा, ठीक है। तो बाकी लास्ट में यही है कि स्कॉलरशिप नेटवर्क ज्वाइन करें, और उसके अंदर काफ़ी सारी गाइडेंस आपको भी उस्मान भाई मालूम है कि वहाँ काफ़ी सारी गाइडेंस आती है। तो ये थोड़ी सी बात है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई। आई थिंक दैट इट वाज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड वंडरफुल टॉक, एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो कुछ इससे कोई एक बात ही सीख लें, कोई एक बात ही जो है वो क्लिक कर जाए, तो हो सकता है कि दे कैन विन समथिंग। बाकी एट द एंड एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने पूरी पॉडकास्ट में, मेरा नाम उस्मान का है, मेरा नाम उसामा है वैसे। सॉरी। But it's okay. Now I feel like Usman as well. सॉरी। No. But it's not a thing. बहुत बहुत शुक्रिया. I would like to say thank you so much once again, and I hope that in the future also I would like to definitely take you on a podcast to talk about some technical stuff of biology, because I think उस पे भी एक बड़ी interesting discussion जो है वो हम कर सकते हैं. इंशाल्लाह। So yeah, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, and वेलकम। and I hope you have a good day at in the States. Okay, thank you. Bye.